गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पार्ट थर्ड के 12वें पेपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, इस पेपर में हम अलग अलग विचारधाराओं को देख रहे हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड, वर्तमान की उनकी स्थिति और भविष्य की संभावनाएं, हम तीनों को एक साथ एनालाइज करने की कोशिश अपनी इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि किसी हद तक हम इसमें कामयाब भी हैं। पिछले चरण पर हमने अंतर्राष्ट्रीयतावाद या इंटरनेशनलिज्म शुरू किया था। उसका अर्थ, उसकी परिभाषा हमने देख ली है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मूल लक्षण या इसके बेसिक इम्पैक्ट और इसके मूल जो लक्षण है या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी और इसके साथ साथ आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट सामने आया है, यानी हम भारत की बात करें तो 1991 के बाद से और दुनिया की बात करें तो ये 1980 के बाद शुरू हो गया था। तो इस दृष्टि से भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका को समझने के लिए और अपने आप को विश्व राजनीति में एक हिस्सा मानने की दृष्टि से ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा अतिरिक्त ध्यान से इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। पहला जो इसका लक्षण है वो है कि ये युद्धों का विरोधी है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद युद्धों और विश्व युद्धों की विरोधी है। आप इस चीज़ को यूँ समझिए कि युद्ध और विश्व युद्ध, इनमें सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन कोई भी युद्ध कभी भी विश्व युद्ध में बदल जाता है। दुनिया का दुर्भाग्य है कि हमने दो विश्व युद्ध देखे हैं, पहला और दूसरा। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को इतिहास पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने बीए पार्ट 1 में ये पेपर जरूर पढ़ा होगा, राजनीति विज्ञान के अन्य विषयों के साथ संबंध। तो आप पाएंगे कि जब ये लड़ाइयाँ शुरू हुई थी ना, तो ये विश्व युद्ध नहीं थे। ये दो देशों के आपसी झड़प, किसी बड़ी दुर्घटना या किसी बड़ी घटना का परिणाम थे। लेकिन जैसे ही लड़ाई आगे छिड़ती है, इसमें नए पात्र, नए ग्रुप, नए वर्ग सामने आते जाते हैं और लड़ाई विश्व युद्ध में बदल जाती है। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा भी होता है कि उस लड़ाई में आपकी सोच क्या है इसकी अहमियत नहीं होती। जैसे हम भारत की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी मर्जी के बगैर लॉर्ड लिंगलिंगथो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया है। आप जानते हैं कि उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में शामिल है। ब्रिटेन ने, जो कि मित्र राष्ट्रों का हिस्सा है, ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ जो ये विश्व युद्ध शुरू हुआ है उसमें भारत की मर्जी के बगैर भारत को शामिल होने की घोषणा कर दी है। हालांकि इसके बाद में बड़ा विरोध हुआ और इस बात को भी आप मानेंगे कि हमारी आज़ादी में एक अहम भूमिका इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी रही। जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद युद्धों और ख़ास तौर से विश्व युद्धों का विरोधी है। वो इस बात पर विचार करता है कि शांति और व्यवस्था, ये दो शब्द आपने खूब सुने होंगे, पढ़े होंगे, लॉ एंड ऑर्डर, शांति और व्यवस्था, इसका कोई विकल्प नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीयतावाद ये मान के चलता है कि आपसी बातचीत से, किसी मध्यस्थता के माध्यम से, किसी प्रभावी व्यक्तित्व को बीच में जोड़ने से दुनिया की हर समस्या बगैर युद्ध के समाप्त किया जाना संभव है, और दुनिया में ऐसा पहले कई बार हो चुका है। तो इसका जो पहला जो लक्षण है वो ये है कि ये युद्धों और ख़ास तौर से विश्व युद्धों के सख्त खिलाफ है। अगला बिंदु, अंतर्राष्ट्रीयतावाद विश्व शांति का समर्थक है। ये देखिए पहले बिंदु से जुड़ी हुई दूसरी बात है। युद्ध कब समाप्त होंगे, कब टलेंगे? जब शांति के प्रति आपका विश्वास होगा और आपकी प्रतिबद्धता हो। देखिए दो बिंदु हैं। आप अपने आसपास के वातावरण को देखें तो इस बात को आप समझ पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बहुत सी घटनाएं आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आपके सिलेबस के अंदर भी है। जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं उनमें आप देखेंगे कि वॉर अनेकों बार दो तरफा नहीं होती, कई बार प्रत्युत्तर होते हैं। भाई किसी ने आप पर हमला कर दिया या आक्रमण कर दिया या कोई संधि तोड़ दी या आपके खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई कर दी, तो अब मजबूरन एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते आपको जवाब देना है, वरना आप खोने को तैयार रहें। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद का जो सिद्धांत नंबर 2 है कि ये विश्व शांति की बात करता है, कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हुए समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सॉल्व करने की, हल करने की कोशिश की जाए। क्योंकि इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वॉर या युद्ध के बारे में अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत कहता है कि ये एक अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। भाई आप कहीं रुपया लगाते हैं, समय, धन और श्रम लगाते हैं, कहीं विनिवेश करते हैं, तो बदले में आपको उसका रिटर्न मिलता है, कोई ब्याज के रूप में, किसी लाभ के रूप में, किसी और चीज़ के रूप में। लेकिन आप देखिएगा वॉर इतना महंगा व्यापार है कि जिसमें आपका धन तो खूब खर्च हो जाएगा, मानव शक्ति भी लग जाएगी, लेकिन आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलता इससे। दुनिया के बड़े बड़े देशों को आप देखें, आज भी एक कॉमन सिद्धांत है ये इकोनॉमिक्स का कि राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा पर व्यय होता है, पर उससे मिलता कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद इस बात को मानता है कि ये तभी संभव हो पाएगा कि जब दुनिया के देशों की जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक हैं इस बात में विश्वास हो कि विश्व शांति दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है और इसे कायम रखा जाना चाहिए। तीसरा बिंदु, ये पॉलिटिकल साइंस की व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीयतावाद विश्ववाद नहीं है, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीयतावाद के प्रयास कोई हाल ही में शुरू नहीं हुए हैं, ये पहले भी होते थे। एक विश्व सरकार, अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, बातें करने में बड़ी अच्छी लगती है। आप लोगों ने विश्व के देशों के संविधान पढ़े हैं। हर देश का अपना एक संविधान होता है, नियम कायदे कानून होते हैं, और उसमें कई मौलिकताएं भी होती हैं जो उस देश की संस्कृति, उस देश की सभ्यता, वहाँ की जनसंख्या का हिसाब किताब इसके हिसाब से बनता है। दूसरा देश उसे क्यों मानेगा, और किस देश के नियम कायदे कानून ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल हों, वैश्विक हों, जिन्हें सब मानने को तैयार हों। और अगला बिंदु ये आता है कि आपकी बात ही मैं क्यों मानूं, आप मेरी बात क्यों नहीं मान सकते। कई बार ऐसा हुआ है और फिर यह तय हुआ, जैसे आप देखिए लीग ऑफ नेशन जो बना प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वो एक गंभीर प्रयास था कि दुनिया के देश कम से कम युद्ध के मामलों में आपसी सामंजस्य से, आपसी सहयोग से विवादों को निपटा लें और युद्ध ना हो। हालांकि केवल 20 साल 1919 से 1939 तक ये समय अवधि टली, और 1939 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है। 1945 के अंदर स्थापना होती है संयुक्त राष्ट्र की, और अब तक ये हमारी खुशकिस्मती है
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर की नौबत अब तक नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, लाख आलोचनाएं होती हैं, कमियां होती हैं, खामियां निकाली जाती हैं, वो सफल भी है, वो असफल भी है, लेकिन मैं संयुक्त राष्ट्र को इस बात पर उसकी तारीफ़ करता हूँ, संस्था की, कि उसने तीसरा विश्व युद्ध रोक के रखा है, नहीं होने दिया है। हालांकि परमाणु युद्ध होने के बाद ऐसी संभावना कई बार बनी, स्पेशली कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के दौरान कि महाशक्तियाँ आमने सामने आई, लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, ये बड़ी बात है। और इसके अलावा कई शांति अभियानों में प्रभावशाली भूमिका निभाकर संयुक्त राष्ट्र ने अपनी भूमिका के प्रभाव का प्रदर्शन भी किया है। अब अगला बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद राष्ट्रवाद का विरोधी नहीं है। हमने शुरुआत में जब बात की थी तब ये देखा था, राष्ट्रवाद अलग अलग देशों का अलग अलग किस्म का है। कहीं उदार राष्ट्रवाद है, मसलन भारत, कहीं उग्र राष्ट्रवाद है, मसलन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जर्मनी, जब वहाँ नाजीवाद का उदय हुआ, या उसी दौरान की हम बात करें इटली का फाजीवाद। दुनिया के कई देश बड़े आक्रामक हैं अपने राष्ट्रवाद को लेकर। तो अब यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद राष्ट्रवाद का विरोध नहीं कर रहा। आपका राष्ट्रवाद आपके देश में, आपके नियम कायदे कानून, आपकी परंपराएं स्वीकृत हैं, लेकिन ये बात करता है कि कुछ कॉमन बिंदु होते हैं। जब कोई गठबंधन बनता है, कोई अलायंस बनता है, सहमति बनती है, तो ये आप मान के चलिए सारे बिंदुओं पर सबकी राय समान हो, ये संभव नहीं है। कॉमन पॉइंट्स देखे जाते हैं जिस पर सबकी राय बराबर बन गई हो या बन सकती हो, मसलन शांति और व्यवस्था, मसलन व्यापार, मसलन निवासियों का आवागमन। कई बिंदु ऐसे होते हैं जिस पर सहमति बन सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद राष्ट्रवाद का विरोध नहीं करता, लेकिन ये उन कॉमन पॉइंट्स को जो देशों को जोड़ सकते हैं, उनके समर्थन की बात पुरजोर तरीके से करता है। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना और मैत्री का प्रतिपादक। ये वही बात है जो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं कि इसका यकीन इस बात पर है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का, शांति किसी कीमत में ले वो युद्ध से बेहतर है। वॉर में आप केवल खोते हैं, केवल जान माल नहीं, आपकी विश्वास, आपकी साख, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी युवा जनसंख्या। आप यदि विश्व युद्धों के बाद जो संधियां हुई हैं, चाहे वो पहले विश्व युद्ध के बाद हो या दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई हो, उनको एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे बड़ी जो युवा जनसंख्या है, जो कि देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, प्रगति के लिए काम में आती, वो युद्धों की भेंट चढ़ गई। जो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मानवता के विकास में काम आते, वो युद्धों की बलि चढ़ गए। और धन, समय और श्रम का नाश हुआ, वो अलग। तो ये इस बात पर यकीन करता है कि मैत्री के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के द्वारा इस बात की प्रबल संभावना होती है कि युद्धों को टालकर शांति की स्थापना की जाए। तो ये आज जो हमने बात की, अंतर्राष्ट्रीयतावाद के कुछ विशेष लक्षण हैं। धन्यवाद।